Good morning students. Myself Dr. Enu. Welcome to my class. Today we are going to study a new topic, the romantic imagination and the national feeling. तो अब ये romantic imagination और national feeling ये क्या है टॉपिक बच्चों? इस वीडियो को देखने और समझने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रोमांटिसिज्म क्या है और रोमांटिक आर्टिस्ट क्या है, उनका क्या मानना है। कुछ एग्जाम्पल्स को भी हम देखेंगे। तो अभी हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रिवॉल्यूशन के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि यूरोप की कौन कौन सी कंट्रीज में रिवॉल्यूशन हो रहे थे। तो बच्चों आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि अभी तो हम लोग रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो बीच में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया रोमांटिसिज्म का। तो रोमांटिसिज्म या रूहानीवाद ये क्या है, इसको चलिए हम समझाते हैं। ये रोमांटिक ये एक आइडियोलॉजी है, ये एक विचारधारा है। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने यूरोप में नेशनल फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और यहाँ पर हम और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। किस तरह से कल्चर रोल प्ले करती है एक नेशन को बनाने में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कल्चर में कल्चर रोल प्ले करती है एक नेशन को बनाने में। तो हम देखेंगे कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन या राज्य साम्राज्य विस्तार से कुछ नहीं होता जब तक कि उस देश के लोग अपने को देश से जोड़ के नहीं देखते या अपने को एक देश के रूप में नहीं समझते हैं या उनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं आती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, फ्रांस के मामले में कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं आती है तब तक देश के रूप में नहीं रहेगा। तो इसलिए ये आइडियोलॉजी है, ये बताती है कि यूरोप के लोगों में किस तरह से नेशनल फीलिंग को इवॉल्व करने की ज़रूरत है और इसके लिए आर्ट, पोएट्री और साइंस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आर्ट, पोएट्री और साइंस, आर्ट, पोएट्री और स्टोरीज के थ्रू लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने का जो संदेश देती है वो यही रूहानीवाद या रोमांटिसिज्म है। तो हम ये देखेंगे कि जो रोमांटिसिज्म है आर्ट, स्टोरी और पोएट्री के थ्रू लोगों के सेंटिमेंट्स को इवॉल्व करती है और जो लोग इसको फॉलो करते हैं, इस थ्योरी को फॉलो करते हैं वो रोमांटिक आर्टिस्ट कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ने देखा कि किस तरह से कल्चर प्ले करती है और यूज ऑफ आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक कैन हेल्प एक्सप्रेस, क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस, use of folk song, folk poetry and folk dances, for example Poland and Carol Karpinski। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये उस समय की बात है जब पूरे यूरोप में साइंस पे ज़्यादा ग्रो कर रहा था, लोग साइंस और रीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। साइंस ग्रो इसलिए कर रहा था क्योंकि नए नए इन्वेंशन और नए नए डिस्कवरीज हो रही थी। तो ये एक ट्रेंड बन गया था कि लोग साइंस और रीजन पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों ने साहित्य, कल्चर और जो दूसरी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर, उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए रोमांटिक आर्टिस्टों ने ये बताया कि आप आर्ट कल्चर पर फोकस करिए क्योंकि देश को एक इमोशनल बेसिस पे बनाना चाहिए और लोगों में नेशनल फीलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। सपोज कीजिए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर फॉरेन गए और हम लोग को अपना तिरंगा दिख जाता है तो हम लोग के मन में अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ के आता है, तिरंगे के प्रति एक अजीब सी फीलिंग उभर के आती है देशभक्ति की। तो ठीक यही बात यूरोप के संदर्भ में भी है। यूरोप में भी आर्ट, पोएट्री और स्टोरीज को नेशनल सिंबल के रूप में यूज़ किया लोगों के सेंटिमेंट्स को इमर्ज करने के लिए। अब हम यहाँ पोलैंड का एग्जाम्पल लेंगे। अब इसको समझने के लिए मैं पोलैंड के एग्जाम्पल को समझाती हूँ कि जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1832 में, तो कुछ राष्ट्र थे उनको कुछ टेरिटरीज मिल गई थी। सम कंट्रीज वर अवॉर्डेड विद टेरिटरीज। अब टेरिटरीज कहीं से उड़ के तो आई नहीं होगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी से छुड़ाई ही गई होगी। तो क्या हुआ था कि ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू पोलैंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और
अब उसकी कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं रह गई थी, कोई उसका फिक्स्ड टेरिटरीज नहीं रह गई थी, तो भी लोगों के सेंटिमेंट्स को बनाए रखने के लिए और नेशनल फीलिंग को इवॉल्व करने के लिए जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उनके द्वारा अलग अलग टूल्स का यूज़ किया गया। उन्हीं रोमांटिक आर्टिस्ट में एक थे कैरोल कर्पिंस्की। कैरोल कर्पिंस्की ने उन्होंने ओपेराज और म्यूजिक और डांस फॉर्म का यूज़ किया। और डांस फॉर्म का, ओपेरा क्या होता है बच्चों? ओपेरा भी म्यूजिक का एक फॉर्म होता है, एक म्यूजिक का ही फॉर्म होता है। और इस तरीके से लैंग्वेज का भी यूज़ करके उन्होंने इस तरह से उन्होंने आर्ट, पोइट्री और ओपेरास का यूज़ किया टू सेलिब्रेट एज अ नेशनल सिंबल के रूप में। तो अब हम देखेंगे कि लैंग्वेज का क्या रोल होता है। अब कल्चर में लैंग्वेज भी आ जाती है, लैंग्वेज भी रोल प्ले करती है नेशन को फॉर्म करने में या नेशनल फीलिंग को इवॉल्व करने में। हम अब वापस से पोलैंड की ओर लौटते हैं, पोलैंड के इस एग्जाम्पल की ओर। तो मैंने पहले ही बताया कि ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू पोलैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो एक पार्ट रशिया के कब्जे में आ गया था, तो जो पार्ट रशिया के कब्जे में आ गया था, डोमिनेंस में था, तो वहाँ पर रशियन अथॉरिटी ने रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया लोगों के ऊपर। इम्पोज मीन्स जबरदस्ती लागू कर दिया। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि अब पोलिश लैंग्वेज नहीं यूज़ की जाएगी, पोलिश लैंग्वेज में अब कुछ भी पढ़ाई नहीं होगी स्कूलों में। यहाँ तक कि जो चर्च में प्रीचिंग दी जाती है, प्रवचन दिए जाते हैं, उपदेश दिए जाते हैं, वो भी अब पोलिश लैंग्वेज में नहीं होंगे, रशियन में होंगे, क्योंकि रशिया ने पोलैंड के ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लिया था। तो अब पोलैंड के लोगों ने क्या किया? पोलैंड के लोगों के मन में गुस्सा भड़कने लग गया और विद्रोह की भावना उनके मन में भड़कने लग गई। तो उन्होंने क्या किया? पोलिश लैंग्वेज को एक टूल के रूप में यूज़ किया। कैसे टूल के रूप में यूज़ किया? यूज़ ऑफ पोलिश लैंग्वेज एज अ मोड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरीके से कल्चर है, आर्ट एंड पोइट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, ये सारे जो होते हैं, ये सारे टूल्स नेशनल फीलिंग को इवॉल्व करने में हेल्प करते हैं और एक नेशन को बनाने में भी अपनी हेल्प करते हैं। जिस तरह से उन्होंने यूरोप में एक बेस को तैयार किया, उसमें कल्चर और आर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अभी इसकी पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा रोमांटिसिज्म के बारे में। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा कि कैसे रोमांटिसिज्म ने नेशनल फीलिंग को स्ट्रॉन्ग किया। अब हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब ये तीनों टॉपिक तो अलग अलग हैं, अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे? चलिए हम समझाते हैं कि इसको कैसे रिलेट किया जाएगा। तो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ा कि रोमांटिसिज्म क्या था, उसने कैसे नेशनल फीलिंग को इवॉल्व किया। तो इसके साथ ही साथ इसके एज ऑफ रिवॉल्यूशन में हम लोग ने 3 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा, फ्रांस, बेल्जियम एंड ग्रीस के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुए। अब हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुए, कैसे सिलेशिया में रिवॉल्ट हुआ। तो चलिए देखते हैं 1830 to 1848 का टाइम था ये। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट ये कब हुए? 1830 to 1848 का टाइम था। उस टाइम में एक बार फ्रांस में और रिवॉल्यूशन होता है, क्योंकि जो लुइस फिलिप था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया गया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लुइस फिलिप को बना दिया गया था, तो लोगों ने ये निर्णय लिया, डिसीजन लिया कि अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से भी हटाना है। क्यों हटाएंगे? तो चलिए इसको हम समझाएंगे। इसका एक कारण ये है कि 1830 का जो टाइम पीरियड था, उस समय यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही थी। तो इस पॉपुलेशन के बढ़ने का क्या इम्पैक्ट हो रहा था, चलिए इसको समझते हैं। इस पॉपुलेशन को बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोग माइग्रेट करने लगे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, ज़्यादा लोग बढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा काम चाहिए।
जनसंख्या तो बढ़ गई लेकिन काम नहीं बढ़ा, तो काम ज़्यादा मांगने वाले बढ़ गए तो इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई, और बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। माइग्रेट मीन्स होता है, माइग्रेशन होता है अपने निवास स्थान को छोड़कर काम की तलाश में दूसरी जगह पे जाना। फॉर एग्जाम्पल गांव के लोगों ने शहरों की ओर आना स्टार्ट कर दिया, इस आशा में कि शायद उन्हें गांव में तो वो बेरोजगार हैं, शहरों में उन्हें काम मिल जाएगा, तो इस तरह से माइग्रेट करने लगे हुए। जब वो माइग्रेट होकर के शहरों में आ गए तो यहाँ पर भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। उन्हें काम तो मिल रहा था लेकिन यूरोप में उस फैक्ट्री इंडस्ट्री भी डेवलप हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही थी, और इसके साथ साथ एक और पॉइंट था स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स मीन्स बाहर से आने वाली चीज़ों से फ्रांस के लोगों का को तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फ्रांस में उस समय थी, उसको ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों से बहुत चुनौती मिल रही थी। ब्रिटेन में उस समय इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी, वो अपने गुड्स को फ्रांस के मार्केट में इंपोर्ट कर रहा था, तो इससे फ्रांस की जो इंडस्ट्री थी उसको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको प्रॉफिट कम हुआ, जिससे कि वो अपने जो लेबर थे या बुनकर्स थे उनको उनकी सैलरी तक नहीं दे पाए, सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, तो ये इस तरीके से हार्डशिप में कन्वर्ट हो गया। तो जब वो बुनकरों को सैलरी नहीं दे पा रहे थे तो इसी समय एक वीवर्स का, बुनकरों का एक विद्रोह हुआ सिलेशिया में, फ्रांस में। ये 1845 की बात है। ये सिलेशिया में बुनकरों का एक विद्रोह हुआ। वहाँ जो सिलेशिया में जो वीविंग था उनका मेन ऑक्यूपेशन था, और ये विद्रोह बुनकरों ने उस ठेकेदार के खिलाफ किया जो उनको रॉ मटेरियल देता था और उसके बदले में उनसे बने बनाए कपड़े लेता था, और बदले में जो वेज देता था, पगार देता था, वो बहुत कम थी। और सबसे बड़ी दुखपूर्ण कंडीशन तो उनकी ये थी कि वहाँ पर गांव में काम का चाहने वाले ज़्यादा थे, जिसका फायदा ठेकेदार उठाता था और वो कम दामों में उनसे काम करवाता था। तो धीरे धीरे बुनकरों के मन में असंतोष क्रिएट होने लगा और उनके रिवोल्ट की फीलिंग इमर्ज होने लगी। तो 4 जून को दोपहर 2 बजे सारे बुनकर्स अपने घर से निकल आए। उन्होंने तय कर लिया और वो ठेकेदार के घर की ओर चढ़े। ठेकेदार के घर की ओर पहुंचकर एक समूह जो अंदर गया उसने सारे फर्नीचर तोड़ डाले, सारे अप्लायंस तोड़ डाले, बर्तन तोड़ डाले, सब कुछ तोड़ डाले। दूसरा जो समूह था वो अंडरग्राउंड स्टोर रूम की ओर चला गया, जहां बने बनाए कपड़े रखे के ढेरों के गट्टर रखे हुए थे, उसको पूरा नष्ट कर दिया। ठेकेदार को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। उसने पड़ोसी गांव में शरण ली, लेकिन विदिन 24 आवर्स वह पुलिस की सहायता से वापस गांव में लौट आया, और इसका बदला क्या चुकाना पड़ा बुनकरों को? 11 बुनकरों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हमने वीवर्स ने सिलेशिया में विद्रोह कर दिया। तो ये तो हो गया हंगर की वजह से, हार्डशिप हो गया। अब हार्डशिप की वजह से हंगर। अब हंगर देखेंगे कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही थी, तो चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे थे। जब लोग ज़्यादा होंगे, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में 3 लोग हैं तो हम लोग का सब काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन सपोज कीजिए 5 लोग कहीं से और आ जाते हैं आपके गेस्ट, तो क्या होगा? अब आपके पापा को 8 लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? उससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दिक्कतें आएंगी। तो ठीक यही हाल यहाँ फ्रांस में भी हुआ। जैसे जैसे बेरोजगारी, पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन की वजह से क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ने से फूड प्राइसेस के दाम बढ़ गए। फूड प्राइसेस के दाम बढ़ने से और ज़्यादा लोगों के लिए हमें खाना प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ी। और इसके साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम हो गई। कहा जाता है ना कि कंगाली में आटा गीला, जब प्रॉब्लम होती है तो और प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या हुआ? उसमें फ्रांस के जो फार्मर्स थे उन्होंने जो क्रॉप्स ग्रो की थी, खराब फसल होने के कारण वो फसल पूरी खराब हो गई। तो इससे क्या हुआ? फूड ग्रेन की शॉर्टेज हो गई। फूड ग्रेन की शॉर्टेज ने भी महंगाई को बढ़ाया। इस तरीके से हंगर और हार्डशिप
इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, रिवॉल्ट को जन्म दिया, विद्रोह को जन्म दिया और आउटबर्स्ट पीपल 1848 में लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब फ्रांस के लोग इस बात क्यों विद्रोह किया, फ्रांस के लोगों को ये लगने लगा कि ये सारी जो समस्या है, सारी प्रॉब्लम का जड़ कौन है, राजा है, लुइस फिलिप है, और इस परेशानी का कारण राजा ही है। तो उन लोगों ने क्या किया, राजा के ऊपर, लुइस फिलिप के ऊपर हमला कर दिया। फिलिप को अपनी जान बचा करके भागनी पड़ी, इसलिए भागा जिससे कि जान बच जाए। अब लुइस फिलिप was forced to flee from his position, उसको अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी, अपना पद छोड़ना पड़ा। अब इस लुइस फिलिप के जाने के बाद अब फ्रांस के पॉलिटिक्स में कौन आया, नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली ने घोषणा की, किसकी घोषणा की, रिपब्लिक की घोषणा की कि फ्रांस एक रिपब्लिक है। तो व्हाट इज रिपब्लिक, मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज इलेक्टेड, जहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन का मुखिया होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो नेशनल असेंबली ने एक फ्रांस को रिपब्लिक की घोषणा कर दी और इसके साथ ही साथ 21 साल के ऊपर के सभी मेल लोगों को वोट देने का राइट दे दिया। तो इस तरीके से आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट क्या थी और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से पॉपुलर रिवॉल्ट हुए 1848 में हंगर एंड हार्डशिप के कारण। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग का न्यू टॉपिक है द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स 1848। तो बच्चों, आपको शायद कंफ्यूजन होगा कि अभी भी हम लोगों ने पढ़ा वो रिवॉल्ट भी 1848 का था, ये रिवॉल्ट भी 1848 का है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए हम आपको समझाते हैं। दोनों में ये डिफरेंस है कि बेटा वो जो पहला रिवॉल्ट, पॉपुलर रिवॉल्ट था, वो रिवॉल्ट लोअर क्लास का था, पीजेंट और फॉर्मर का रिवॉल्ट था और हंगर और हार्डशिप के कारण हुआ था। और ये जो रिवॉल्ट है ये लिबरल्स का रिवॉल्ट है। लिबरल्स कौन थे, ये मैंने ही पहले आपको डिस्क्राइब कर दिया कि लिबरल्स वो मिडिल क्लास लोग थे जो कि उस पर मोनार्की का अपोज करते थे और चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये लिबरल्स का रिवॉल्ट था। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मिडिल क्लास का रिवॉल्ट और इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन दोनों रिवॉल्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके साथ ही साथ जर्मनी के यूनिफिकेशन की फर्स्ट वेव को भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दिस रिवॉल्यूशन वाज पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ पुअर। इट मीन्स कि ये जो विद्रोह था, ये जो रिवॉल्ट था, ये पुअर के रिवॉल्ट के साथ साथ चल रहा था। जो पुअर का पॉपुलर रिवॉल्ट था वो भी 1848 में था और लिबरल्स का रिवॉल्ट भी 1848 में चल रहा था। लिबरल्स वो थे, मैंने पहले बताया कि जिनके पास जो रिस्क थे, जिनके पास पैसा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सिचुएशन का फायदा उठाया जाए। उनको एक मौका मिला था जो पुअर्स ने रिवॉल्ट कर दिया था और वो देख रहे थे कि यूरोप में जगह जगह पर रिवॉल्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इसका फ़ायदा उठाने के लिए और फ़ायदा उठा करके साथ ही अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए। उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा थी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब संविधान बनाया जाए, संविधान पूरे देश का एक कानून बनाया जाए और इसके साथ ही साथ पूरे जर्मन को एक किया जाए, क्योंकि अभी भी नेशन स्टेट की समस्या बनी हुई, नेशन स्टेट इमर्ज नहीं हुए थे और जर्मनी जो उस समय का प्रशिया था उसमें छोटे छोटे कई स्टेट थे जो प्रिंसली राजाओं के द्वारा गवर्न होते थे। तो ये जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि ये मोनार्की को ख़त्म किया जाए, एक नेशन स्टेट बने और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए। इसी गाइडलाइन पे तो दोनों रिवॉल्ट सेम टाइम पे हुए। तो इसी गाइडलाइन पे चलते हुए हम लोग ने देखा कि यूरोप में क्या क्या रिवॉल्ट हुए। अब हम जर्मनी में देखेंगे कि क्या हुआ। द केस ऑफ जर्मनी, जर्मनी में क्या था कि जो मिडिल क्लास ग्रुप था, मिडिल क्लास ग्रुप जो मेंस एंड वुमेन्स एंड प्रोफेसर, टीचर और मर्चेंट से मिलकर बना था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि फ्रैंकफर्ट में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए। अब बच्चों ये फ्रैंकफर्ट क्या है?
फ्रैंकफर्ट वो जर्मनी में एक सिटी थी। ये जो जर्मनी आपको प्रेजेंट टाइम का दिखता है, ये उस समय का जर्मनी नहीं था, उस समय प्रशियन एम्पायर था। तो प्रशियन एम्पायर में एक सिटी थी फ्रैंकफर्ट। तो लिबरल्स या मिडिल क्लास ने ये डिसाइड किया कि फ्रैंकफर्ट में एक पार्लियामेंट या एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाए, और वो भी फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कि 831 मेंबर्स जो थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने नेशनल असेंबली के लिए वोट दिया। उन्होंने नया संविधान बनाया और संविधान बनाने के साथ ही उसको वहां के राजा के सामने प्रस्तुत किया। या बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रहे कि इस मीटिंग में वहां के राजा, फ्रैंकफर्ट के राजा ने भी पार्टिसिपेट किया था। फेडरिक विलियम फोर्थ ने, जो कि प्रशिया का राजा किंग था, उसने भी पार्टिसिपेट किया था। तो प्रशिया के किंग के आगे उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया गया, जो कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किंग की पावर को लिमिट करता था। अर्थात वो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता था कि तुम राजा तो हो, राजा बने रहो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रह करके तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि एब्सोल्यूट मोनार्की अब नहीं चलेगी। तो विलियम को ये बातें पसंद नहीं आई, ये कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं आई, उसने रिजेक्ट कर दिया। जब उसने रिजेक्ट किया तो उसके साथ जो और मिलिट्री कमांडर थे उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया और विलियम का साथ दिया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, कैसे वहाँ पर मिडिल क्लास ने फ्रैंकफर्ट में जाकर मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और फिर वहाँ पे 831 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फेडरिक विलियम भी उस मीटिंग में था और कैसे उसको रिजेक्ट कर दिया। बच्चों, यहाँ पर ये क्लियर कर देना जरूरी हो जाता है कि ये जो रिवॉल्ट था, फ्रैंकफर्ट रिवॉल्ट लिबरल्स का, ये केवल मिडिल क्लास का इसमें भाग लिया था, लोअर स्ट्रेटा ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस तरह से जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक जो नेशनल असेंबली बनी, उसने अपना पॉपुलर सपोर्ट खो दिया, और एक जो आशा बनी थी कि अब जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ मोनार्की को एडॉप्ट कर लिया जाएगा और जर्मनी की यूनिफिकेशन की जो आशा दिख रही थी वो खत्म हो गई। इस तरह से जर्मनी में यूनिफिकेशन की जो फर्स्ट वेव उठी थी वो खत्म हो गई और पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने की जो कोशिश की गई थी, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म लाने की जो कोशिश की गई थी वो भी खत्म हो गई। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि जर्मनी में क्या हुआ, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे जर्मनी की में एक यूनिफिकेशन की फर्स्ट वेव उठी और वो फेल हो गई। अब इसके साथ ही साथ और भी कई डायमेंशन थे उस समय प्रेजेंट टाइम यूरोप में। तो उसमें एक डायमेंशन था पोजीशन ऑफ वुमेन। पोजीशन ऑफ वुमेन मीन्स कि औरतों की स्थिति कैसी थी उस समय के यूरोपियन सोसाइटी में। तो ये हम आपको बता दें कि उस समय की यूरोपियन सोसाइटी में वुमेन्स को डायरेक्टली और एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। उनसे औरतें जब ये रिवॉल्यूशन हो रहे थे तो वुमेन्स ने उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे उसमें न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे और मार्केटिंग की और एडवर्टाइजिंग किया, बहुत यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में भी हेल्प किया। लेकिन जब वुमेन्स को वोटिंग राइट्स देने की बात आई तो सब कुछ वैसा का वैसा ही रह गया, क्योंकि नेशनल असेंबली नहीं चाहती थी कि वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिले। तो इस तरह हम देखते हैं कि वुमेन्स की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। रिवॉल्यूशन, ये जो रिवॉल्यूशन की जो फर्स्ट वेव उठी थी उसके पहले जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन वुमेन्स की बाद में बनी रही। तो अब ये हम देखेंगे कि आगे जब मोनार्की ने इस चीज़ को महसूस कर लिया, उस समय जब ये सारी घटनाएं होती हैं तो जो मोनार्क थे, राजा थे, उन्होंने इस बात को फील किया कि लिबरल्स को अभी तो हमने दबा दिया, रिप्रेस कर दिया, लेकिन आगे हम उनको दबा नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कुछ ढील देनी शुरू कर दी। सपोज कीजिए कि जैसे कि आपका किसी दूसरी हॉकी टीम से मैच है, तो फर्स्ट मैच में तो आप उसको हरा देते हैं, लेकिन जो हारी हुई टीम है अगर नेक्स्ट मैच है तो वो उसमें ज़्यादा पावरफुल होकर आएगी। तो इसलिए राजाओं ने ये सोचा कि अगर हम इनको लिबरल्स को ज़्यादा रिप्रेस करेंगे तो कहीं रिवॉल्यूशन एकाएक ना आ जाए। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने पावर को डाइल्यूट करना शुरू कर दिया, अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जिससे कि रिवॉल्यूशन अचानक ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर में जो एम्परर थे
उन्होंने बहुत सारी ढील देनी शुरू करी, जैसे कि सर्वडम एंड बॉन्डेड लेबर, कृषक दास और बंधुआ मजदूर, ये सारी प्रथाएं खत्म की जाने लगी। और इस तरीके से मोनार्क ने धीरे 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 अपनी पावर को कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनसे ये शक्तियां चुरा ली जाएंगी, तो इससे बेटर है कि हम ही उनको क्यों ना पावर दे दें, जिससे हमारी रिस्पेक्ट बनी रहे। तो यहाँ तक हमने देखा कि ये किस तरीके से रिवॉल्यूशन, जर्मनी में रिवॉल्यूशन की फर्स्ट वेव उठी और वो फेल हो गई। वुमेन्स की पोजीशन क्या थी, मोनार्क ने क्या सोचा, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जर्मनी है वो प्रेजेंट, उस समय जर्मनी नहीं था, वो प्रशियन एम्पायर था। तो जर्मनी कैसे बना, जर्मनी के यूनिफिकेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे, ब्रिटेन के यूनिफिकेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे और इटली के यूनिफिकेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है बच्चों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट देना ना भूलिए। थैंक यू।